हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं हो जाएगा। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि गोचर है तो अपनी आपकी व्यक्तिगत कुंडली भी है। गोचर में ग्रहों की स्थितियों का फल आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार भी मिलेगा। भारतवर्ष की कुंडली है वो जो दिखा रही है, उसमें आपकी व्यक्तिगत कुंडली का भी उसमें रोल आता है। समाज का एक वर्ग धर्म के मूल तत्वों की अपेक्षा बाहरी प्रतीकों और परंपराओं में उलझ रहा है। इस शनि चंद्र के योग की वजह से लोग जानते हैं, जो लगातार ज्योतिषीय वीडियो देखते हैं, ज्योतिष को फॉलो करते हैं, शनि चंद्र के योग को विष योग कहा जाता है। विष योग क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या भी मैं कर चुका हूं, आज फिर कर दे रहा हूं। चंद्रमा किस चीज का कारक है? चंद्रमा है जल का कारक। शनि किस चीज का कारक है? शनि बर्फ का कारक है, यानी शनि ठंडा ग्रह है। शनि तक सूर्य की रश्मियां नहीं पहुंचती, और जो बर्फ जमती है आपके फ्रिज में या जो भी बर्फ के रूप में आपके सामने नजर आता है वो शनि है। तो तरल जल जब भी किसी बर्फ के ऊपर आप डालेंगे, एक चम्मच डाल दे, एक गिलास डाल दे, वो तरल पानी भी बर्फ में बदल जाता है। तो यहां मन का कारक चंद्रमा जो है शनि के पाप प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। ज्योतिष में बृहस्पति को धर्म, ज्ञान, सदाचार, गुरु और आध्यात्मिकता का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। भारत की इस कुंडली में बृहस्पति छठे भाव में स्थित है। छठा भाव संघर्ष, विवाद, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का भाव माना जाता है। साथ ही बृहस्पति तुला राशि में स्थित है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र भौतिक सुख, सौंदर्य और आकर्षण का कारक ग्रह माना जाता है। इस स्थिति से आप देखें तो धर्म के साथ साथ बाहरी वैभव बृहस्पति के इस संयोग की वजह से प्रतिष्ठा, संगठन और आर्थिक पक्ष अधिक प्रभावी हो जाते हैं। धार्मिक गतिविधियों में भव्यता तो बढ़ती है इससे, लेकिन कभी कभी उनका मूल उद्देश्य जो है पीछे छूट जाता है। थोड़ा और आगे बढ़े। लग्न में राहु बैठा हुआ है वृष लग्न की कुंडली में, स्वतंत्रता की कुंडली में, और केतु की स्थिति विचारणीय है। केतु सप्तम में है। राहु जब प्रथम भाव को, लग्न को प्रभावित करता है तो समाज में भ्रम, प्रचार, छवि निर्माण और असाधारण घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। केतु सप्तम भाव में होने से स्थायी संतुलन बनाए रखना कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि केतु को आप यहां जनता समझ सकते हैं, लग्न को अगर भारतवर्ष समझे तो हमारे यहाँ जनता में भी स्थायित्व का और सामाजिक चेतना का बड़ा अभाव दिखता है, क्योंकि केतु की गर्दन नहीं है। जिस ग्रह की गर्दन नहीं है वो देख नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता। ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ भुखमरी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। हालांकि साउथ अफ्रीका वगैरह अफ्रीकन देश भी कुछ ऐसे हैं जहां भुखमरी है, हो सकता है वहां की कुंडली में भी कोई स्थिति हो ऐसी। तो अब बिल्कुल छोटे में आपको बता दूं, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित है। 2015 से भारतवर्ष की चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई थी, और साथ ही चंद्रमा स्वयं शनि के साथ स्थित है। तो अब जो दर्शक मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वीडियो को बाद में फिर पीछे जाके मेरी बातों को फिर सुन लीजिएगा। उसके बाद मंगल की महादशा 2025 से शुरू हुई भारतवर्ष की। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में स्थित है। मंगल खुद पाप ग्रह है और राहु भ्रम का और पापी ग्रह है ही। तो मेरे वीडियो को फिर पीछे जाके सुनिएगा मैंने क्या कहा। भ्रम और पाप ग्रह का इस वक्त चल रही भारतवर्ष की जन्म कुंडली के आधार पे महादशाएं भी पाप ग्रहों के प्रभाव में है, पाप स्वभाव के प्रभाव में है, और जन्म कुंडली तो है, तो वो आपको दिख रहा है। यहां तक देख के कभी कभी अफसोस होता है कि जो धर्म के नाम पे धार्मिक गुरु बने हुए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिर मैं कह रहा हूं, चंद हैं ऐसे, नहीं है आप ये नहीं कह सकते, हैं ऐसे गुरु। विभिन्न केसों में, विभिन्न आपराधिक कृत्यों में जेल चले जाने के बावजूद, जेल से बाहर निकल के आने के बाद उनके जो फॉलोअर हैं फिर उनका हाथ चूम रहे हैं। तो आप किसको दोष देना चाहते हैं सर? किसे दोष देना चाहते हैं? 35 रुपए का पेट्रोल मिल जाएगा, किन किन गुरुओं ने कहा था? गूगल करके देखिए।
आज क्या उनके फॉलोअर जो हैं गुरुओं के, उनमें कोई कमी आई है? क्या उनके फॉलोअर प्रश्न करते हैं अपने गुरुओं से कि आपने 35 रुपए कहा था? क्योंकि गुरु तो मार्गदर्शक होता है, सत्य का झंडा उठाए हुए होता है, न्याय का झंडा उठाए हुए होता है। वो अगर विचलित दिखाई देता है तो प्रश्न पूछने वाले प्रश्न क्यों नहीं पूछते? मैं आज आप दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, ये जो वर्ड आप पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, ये गुरु निंदा पाप है, ये उन्हीं गुरुओं के द्वारा ये नियम लागू करवाया गया है आपके ऊपर, ताकि आप उनकी निंदा ना करें। नहीं तो जिस देश में राम की निंदा हो गई, श्री कृष्ण की निंदा हो गई, बड़े बड़े भगवानों की, बड़े बड़े आराध्यों की निंदा हो गई, तो वहां आपके गुरु की निंदा नहीं हो सकती। ये शास्त्रीय रूप से मैं समझता हूं गलत है। अगर शास्त्र में आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है तो मैं समझता हूं वो मॉडिफाइड शास्त्र है आपके हाथ में, क्योंकि ये भी सत्य है कि पिछले कई सौ सालों में शास्त्रों में भी बहुत पानी डाला गया है विदेशी हुकूमतों की वजह से। मुगलों पे अगर आप दोष ना भी दें तो अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। आपके लिटरेचर के साथ, आपके शास्त्रों के साथ, आपके धर्म के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की, और आप बिना प्रश्न किए उन चीजों को फॉलो करते हैं। प्रश्नहीन अनुगत्य बंगाल में एक बड़ा चालू शब्द है, प्रश्नहीन अनुगत्य बोलते हैं बंगला में, यानी बिना प्रश्न के तुम फॉलो करो मुझे, प्रश्न मत पूछो। तो यही फर्क पड़ जाता है। साइंस और फिर धर्म के नाम पे चलने वाली बातों में फर्क पड़ जाता है। साइंस बोलता है कि प्रश्न पूछो तो तुम सीखोगे, और ये जो धर्म नहीं कहता, धर्म नहीं कहता, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं अक्सर उनको कहता हूं, जो लोग आके कहते हैं उन्होंने ऐसा कहा, तो मैं कहता हूं उनको कि ये धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, शास्त्र मत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये अपने प्रवचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा मैनिपुलेट करके ये अपनी बातों को ही शास्त्र साबित कर दे रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही शास्त्र है, या कह देंगे कि शास्त्र में यही लिखा हुआ है। आपके हजारों फॉलोअर जितने हैं उनके पास समय कहां है शास्त्र पढ़ने का? वो नहीं पढ़ सकते सर, उनके पास समय नहीं है। घर परिवार चलाए, काम धंधा करें कि बैठ के 1000 साल के शास्त्र को पढ़े बैठ के? तो जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको गुरु मान रहे हैं, आप आपके ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं, तो उनके भरोसों पे या उनके भरोसे पे गुरुओं का कर्तव्य है कि वो खरे उतरे, मिसगाइड ना करे समाज को। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, मुझे लगता है ये सबसे जरूरी सवाल है कि हम तो अब विश्व युद्ध 3 के मुहाने पे आ गए हैं। जिस ढंग का विनाश इस टाइम यूक्रेन में और रशिया में देखने को मिल रहा है, गल्फ में देखने को मिल रहा है, अब तो वाटर के डिसैलिनेशन प्लांट्स भी तोड़ने शुरू कर दिए हैं। 2 प्लांट तो ईरान में जलाकर राख कर दिए, और ईरान ने 2 प्लांट कुवैत में जलाकर राख कर दिए। प्यास से मरेगा गल्फ सर, भूख से तो मरेगा नहीं, प्यास से मरेगा सर। अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से अमेरिका और इजराइल की अब तैयारी है एक सबसे बड़े अटैक की, शायद वो इसी हफ्ते हो जाए या अगले हफ्ते हो जाए, और 50 उनके एयरक्राफ्ट, जेट्स, F-22 रैप्टर, एयरफील्ड टैंकर्स, यानी कि एक बड़ा मेगा अटैक इजराइल और अमेरिका ईरान पर करने जा रहे हैं। और ये पहले वाले अटैक से बड़ा अटैक होगा, शायद ये महाविनाश की एक शुरुआत। और उधर से जिस ढंग से रशिया ने आज आग बरसाई यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि उसने, यूक्रेन ने 8 बंदे मार दिए रशिया के और 80 घायल हुए एक जगह पे, तो पूरा का पूरा सब रेलवे नेटवर्क उड़ा दिया, मेट्रो स्टेशन को राख में कन्वर्ट कर दिया जो अंडरग्राउंड था उसका, और कीव को अब दहलाने की तैयारी है। ये बिल्कुल पृष्ठभूमि बन चुकी है सर, थोड़ा इस पे बताइए, प्रोग्राम समाप्त करेंगे फिर। बिल्कुल सर, मैं यहाँ दर्शकों को संबोधित करके कुछ कहना चाहता हूं। कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आप लोग जो लगातार सुनते हैं, ये प्रश्न उनसे है। फूड क्राइसिस आने वाला है और वाटर क्राइसिस आने वाला है, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं, कई दिनों से बोल रहा हूं, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध मुहाने पे है। मैक्सिमम 28-29 तक मैक्सिमम देश
इसमें इन्वॉल्व हो जाते नजर आ रहे हैं मुझे, मैक्सिमम देश। और 2032 तक भयावह स्थिति हो सकती है अगर, लोगों की बात नहीं करूंगा, लोग क्या कर सकते हैं, देश अगर ना संभले तो 2032 तक स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। वाटर क्राइसिस और फूड क्राइसिस, वोरा सर ने अभी कह दिया कि वाटर कैनल पे ही अटैक कर दिया है। तो पानी की कमी से विश्व जूझेगा। और चौथा विश्व युद्ध, मैंने तो हालांकि कई बार कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, कि मुझे लगता है अगला विश्व युद्ध जो है उसके बाद भी होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। चौथा विश्व युद्ध बहुत जल्दी हो जाएगा, कि पानी के लिए, भोजन के लिए लाठी डंडे लेकर लड़ेंगे जो लोग बच जाएंगे। हालांकि डूम्सडे दूर है, लेकिन अगले 30 सालों के, कम से कम अगले 30 सालों के चक्र में हम फंसे हुए हैं विश्वव्यापी तौर पे। सर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात कही थी कि मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड वॉर 3 में कौन से हथियार यूज किए जाएंगे, कितने मरेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि चौथा विश्व युद्ध जो होगा वो पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने यही पढ़ा था कहीं। वही बात आप मेरी रही है। उत्पत्ति नहीं है, हाँ, ये मेरी बात नहीं है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। इंग्लिश में मैं कोट कर देता हूं, कोट अनकोट में, आई नो नॉट with what happens World War III will be fought, with what weapons World War III will be fought, but the World War IV will be fought with the sticks and stones, पत्थरों और लाठियों के साथ और डंडों के साथ लड़ा जाएगा। यानी कि किस लेवल का विनाश होगा वर्ल्ड वॉर 3 में, और वो विनाश तभी हो सकता है जब आप लार्ज स्केल पे एटॉमिक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, और वो होगा तभी तो आप वापिस से पाषाण युग में जाएंगे। चलिए, इसी के साथ लेते हैं आज्ञा और शुक्रिया अदा करते हैं सिद्धांत जी आपका, और दर्शकों का भी, आप आए और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। जो लोग सिद्धांत जी से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, मैंने उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, उनको मैसेज कर दीजिएगा, और उसके बाद फिर जैसा भी वो कहें उस वैसे ही उनसे कम्युनिकेट कर लीजिएगा। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। रविवार की सुबह आपसे लेते हैं आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।